गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम मई 2023 के कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इस एक ही वीडियो में आपके पूरे मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे एंड आई प्रॉमिस यू कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मई मंथ के कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिस नहीं होंगे, आप कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करोगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज की। The first news is about UN peacekeeping mission. So last year हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक प्रपोजल रखा था एक इनिशिएटिव के लिए जिसका नाम है वुमेन इन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ये किसका पार्ट था? ये इंडिया आसियन डिफेंस कोऑपरेशन का पार्ट था। तो इसी के अंडर इंडिया इस साल 2 इनिशिएटिव्स इंडिया कंडक्ट कर रहा है। इस साल 29 मार्च को यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर डे के 75 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं और इंडिया यूएन पीस कीपिंग मिशन में वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग नेशन है। इंडिया से अराउंड 5900 ट्रूप्स 12 यूएन मिशंस में डिप्लॉय किए गए हैं। 29 मार्च 1948 को पहला यूएन पीस कीपिंग मिशन स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था यूएन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पैलेस्टीन में स्टार्ट हुआ था। आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। इसके अलावा अभी इस साल जो 2 इंडिया के मिशन होंगे, एक तो ये कि आसियान के आपको पता है कि टोटल 10 नेशंस हैं, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो हर जो 10 जो कंट्रीज हैं 2 वुमेन फ्रॉम ईच कंट्री, तो इन टोटल कितने हो जाएंगे? 20 वुमेन हो जाएंगी इन टोटल, जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी यूएन पीस कीपिंग मिशन के लिए। इसके अलावा जो वुमेन ऑफिसर्स हैं आसियान से, उनकी एक टेबल टॉप एक्सरसाइज भी उनके लिए होगी। इंडिया ने 2,75,000 ट्रूप्स अभी तक कंट्रीब्यूट किए हैं पीस कीपिंग मिशन में और 159 इंडियन आर्मी सोल्जर्स ने इस पूरे ग्लोब में इन मिशन में शहादत भी प्राप्त की है। तो इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखने हैं जो टेलर मेड कोर्सेज हैं वो दोनों दो वुमेन को हर कंट्री से ऑफर किए जाएंगे। आसियान के आपको मेंबर नेशंस भी पता होने चाहिए, वैसे मैं नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये यहाँ पर भी इंक्लूड किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आसियान के 10 मेंबर नेशंस कौन कौन से हैं। थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, ब्रुनई एंड फिलीपींस। इसके बारे में मैं बहुत बार निमोनिक डिस्कस कर चुकी हूँ, यहाँ पर दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। The next news is about next census। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है इस जो इस मंथ की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज में से है। सो आपको पता है कि 2021 में हमारा जो जनगणना होने वाली थी, सेंसस होने वाला था, जो कि पेंडेमिक की वजह से पोस्टपोन हो गया था। तो अभी इसके बारे में बात चल रही है कि जो नेक्स्ट सेंसस है कब होगा, लेकिन जो नेक्स्ट सेंसस में चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं यहाँ पर हम वो डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको ये करना है। द फर्स्ट चेंज ये है कि नेक्स्ट सेंसस में सिर्फ और सिर्फ 6 रिलीजन्स ही इसमें जो डिस्टिंक्ट रिलीजन की तरह इसमें ऑप्शन दी जाएंगी। कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख एंड जैन। इसके अलावा सेकंड चेंज क्या है कि नेक्स्ट सेंसस में बॉटल्ड वाटर कंजप्शन की ऑप्शन एक ऐड की गई है, पैकेज्ड वाटर की। इसके अलावा जो माइग्रेशन होती है, माइग्रेशन क्या होती है कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव किए हो, ट्रांसफर हुआ है आपका किसी भी रीजन की वजह से। जो पहले सेंसस होते थे उसमें एजुकेशन, मैरिज, वर्क, बिजनेस ये ऑप्शंस थी। इस बार फर्स्ट टाइम नेचुरल कैलामिटीज को एज अ फैक्टर ऑफ माइग्रेशन इसमें ऐड किया गया है। सो अगला चेंज इसमें क्या होगा कि ये पहला डिजिटल सेंसस होगा इंडिया का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस कौन सा है। इसमें डिजिटल सेंसस का क्या मतलब होगा कि जो सिटीजन्स हैं इंडिया के उनको अलाउ किया जाएगा कि वो खुद ही घर से ऑनलाइन इसमें पार्टिसिपेट करें, अपनी डिटेल्स फिल करें। उसके लिए ऑफ कोर्स कुछ कंडीशंस, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। इसके अलावा ट्रैवल टाइम की एक क्वेरी इसमें ऐड की गई है। मेट्रो रेल अगर आप यूज करते हो उसके लिए ऑप्शन एक ऐड की गई है। जो डिसेबिलिटी सेक्शन है उसमें काफी सारी कैटेगरीज इसमें ऐड की गई हैं, जैसे कि एसिड अटैक हो गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो गई, ब्लड डिसऑर्डर्स हो गए। तो ये सभी चीजें डिसेबिलिटी सेक्शन में ऐड की हैं। इसके अलावा एक कोड डायरेक्टरी ऐड की है टू स्ट्रीमलाइन डेटा प्रोसेसिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है इस मंथ की, बहुत ध्यान से आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। So the next news, again one of the most important events of May month,
हमारे प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट की न्यू बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया है। तो अपकमिंग 4-5 स्लाइड्स में हमने मल्टीपल न्यूज़पेपर से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के कुछ फीचर्स हम कवर करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो नई पार्लियामेंट है इसकी जो बिल्डिंग की शेप है वो क्या है, ट्रायंगुलर है। इसमें राज्यसभा के लिए 384 मेंबर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी रखी गई है और लोकसभा के लिए कितनी है, 888 मेंबर्स की कैपेसिटी रखी गई है। मैं कैपेसिटी की यहाँ पर बात कर रही हूँ कि इतने लोग बैठ सकते हैं, लेकिन मेंबर्स की अगर बात करें तो करंटली राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं, 250 और लोकसभा में कितने हैं, 543। इसके अलावा आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, जो ओल्ड पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी वो सर्कुलर स्ट्रक्चर था और जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। इसमें रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे मटेरियल्स यूज किए गए हैं, वो हम अपकमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक 16 फीट हाइट की एक ब्रॉन्ज महात्मा गांधी जी की जो स्टेचू भी वहां पर रखा गया है, जो कि राम सूतर जी ने डिजाइन किया है। इसके अलावा जो नई बिल्डिंग है ये फ्लैट रूफ्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो छत है बिल्कुल फ्लैट है। इसमें गोल्डन स्पायर फिट किए गए हैं, जैसे कि मंदिर में, गुरुद्वारा में ये होते हैं। जो अगर हम बात करें पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग की, इसकी जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी 1927 में। उसमें वुडन पैनलिंग यूज की गई है, बहुत ऊंची छत है, हाई सीलिंग्स यूज की गई हैं। लेकिन उसके दूसरी साइड जो नई बिल्डिंग है इसमें 4 स्टोरी स्ट्रक्चर है, 4 मंजिला स्ट्रक्चर है। इसमें अगर आप बात करो लोकसभा की, तो लोकसभा के इंटीरियर में पीकॉक, जो कि इंडिया का नेशनल बर्ड भी है, उसके फेदर मोटिव्स का थीम यूज किया गया है। और दूसरी जगह जो राज्यसभा है, राज्यसभा के इंटीरियर्स में हमने लोटस के मोटिव्स यूज किए गए हैं। लोटस क्या है, इंडिया का नेशनल फ्लावर है। इसके अलावा जो अगर हम कलर थीम की बात करें, तो जो लोकसभा है वहां पर ग्रीन कलर थीम रखा गया है और जो राज्यसभा है वहां पर रेड कलर थीम रखा गया है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो नई वाली पार्लियामेंट की बिल्डिंग है इसमें कोई भी सेंट्रल हॉल नहीं है ज्वाइंट सिटिंग्स के लिए, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में एक लाउंज ऐड किया गया है, जहां पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या फिर अगर कोई स्पेशल परमिशन से विजिटर्स हैं उनको वो वहां पर अपनी पार्टी के कोई भी डिफरेंसेस वगैरह सॉर्ट कर सकते हैं, कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक सिंघोल, जिसको स्केप्चर बोला जाता है, वो लोकसभा के स्पीकर की चेयर के पीछे इंस्टॉल हुआ है। अपकमिंग स्लाइड्स में मैं आपको सिंघोल की पिक्चर भी दिखाती हूँ। अगर आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपने देख ली, चीजें आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेटल हो जाती हैं। अगर हम ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात करें तो उनके जो आर्किटेक्ट कौन थे, ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे हर्बर्ट बेकर, और उन्होंने इसको ट्रायंगुलर बिल्डिंग बनाया था। अभी जो नई पार्लियामेंट है उनके जो डिजाइनर कौन है वो भी हम अपकमिंग स्लाइड में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मॉडल, एक आप बोल सकते हो मॉडल दिखाया गया है, स्नीक पीक है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का। यहाँ पर वही चीजें मेंशन्ड है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। जो मैंने अभी आपको जो एक्सप्लेन की है वही चीजें हैं। संघोल की अगर बात करें, मैंने आपको बोला था मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, तो ये जो है ये आपको दिख रहा है, ये संघोल है। ये हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, और ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये संघोल का जो इंस्टॉलेशन है लोकसभा के स्पीकर की चेयर के राइट हैंड साइड किया गया है, आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस इवेंट पर प्रधानमंत्री जी ने स्पेशली 75 रुपीज का कॉइन भी, एक सिक्का भी अनवील किया है। जो स्पेशल कॉइन्स होते हैं ये करेंसी की तरह नहीं आप यूज करते, ये कमेमोरेटिव कॉइन्स होते हैं। 75 रुपीज का जो कॉइन है ये सर्कुलर इन शेप है, जिसका 44 mm डायमीटर है। और इसके जो साथ साथ एक स्पेशल स्टैंप भी इसमें अनवील की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरनल जो इमेज है। नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में एक फकोल्ड पेंडुलम स्विंग का भी इंस्टॉलेशन हुआ है, जिसकी आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। इसका डिजाइन और इंस्टॉलेशन किया है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स कोलकाता ने। अगर हम फकोल्ड पेंडुलम के कुछ फैक्ट्स की बात करें तो इसका नाम लियोन फकोल्ड पर रखा गया था, जो कि एक फ्रेंच फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने 19th सेंचुरी में इस अपरेटस की आविष्कार किया था।
इसका यूज कहाँ पर होता है? अर्थ की रोटेशन को इलस्ट्रेट करने के लिए। आपको पता होगा कि हमारी धरती की दो मूवमेंट्स होती हैं, एक रोटेशन, एक रेवोल्यूशन। रोटेशन अपनी एक्सिस पर धरती घूमती है और रेवोल्यूशन में वो एक्सिस के साथ साथ अपने जो सन है, सूर्य है, उसके आसपास भी अर्थ है, घूमती है। इसके अलावा अगर आप बात करो कि ये जो पेंडुलम है, इसमें एक बॉब है और यहाँ पर एक लॉन्ग स्ट्रॉन्ग वायर लगी हुई है, यहाँ पर आप पिक्चर में देख भी सकते हो। ए पेंडुलम को इसमें नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में नॉर्थ पोल में इंस्टॉल किया गया है। अगर कोई भी इंसान अर्थ के सरफेस पर खड़ा होता है, वो प्लैनेट की रोटेशन को नहीं ऑब्जर्व करता। अगर हम भी धरती पर रहते हैं, हमें नहीं मूवमेंट उसकी ऑब्जर्व होती, लेकिन जो ये स्विंग है उसको यूज करके हम जो अर्थ की रोटेशन है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंघोल, जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई उसके कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। जो हिस्टोरिकल सिंघोल है, जो ये सिंघोल है, इसमें एक तो बुल की इमेज, नंदी की इमेज है इसके ऊपर। इसमें तमिल में कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। इसका यूज एंशिएंट टाइम्स में किया जाता था, जब भी एक राजा दूसरे राजा को पावर ट्रांसफर करते थे, तो एज अ सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर सिंघोल का यूज किया जाता था। अगर हम बात करें कि ये रिचुअल है, जो रिचुअल ऑफ हैंडिंग ओवर दिस स्कल्पचर, ये किसने बनाया था? तमिलनाडु में मैथ हेड, जिसको तमिल में बोलते हैं थिरुवत्तरम अधिनम, आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है, ये किसने दिया? जो तमिलनाडु, ये जो मैथ हेड थे, इन्होंने इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को, जब इंडिया को आजादी मिली थी, तब ये दिया था। गवर्नमेंट का जो असर्शन ये है कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, भारत के लास्ट, जो ब्रिटिश इंडिया था उसके लास्ट वाइस रॉय थे, उन्होंने ये हैंड ओवर किया था जवाहरलाल नेहरू जी को एज अ ट्रांसफर ऑफ पावर। नेहरू जी ने जब जो ये माउंटबेटन थे, इन्होंने नेहरू जी को बोला था कि अगर आपके कोई भी रिचुअल है एज ए ट्रांसफर ऑफ पावर, आप हमें बता दीजिए। तो नेहरू जी ने सी राजगोपालाचार्य जी से इनके बारे में पूछा था, वो आप बोल सकते हो सलाह ली थी, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। उन्होंने उनके पास ये जो मैथ हेड थे थिरुवत्तुराई अधिनम, उन्होंने ये स्कल्पचर बनाया था। तो ये इसको स्पेशल प्लेन से दिल्ली लेकर गए थे। अगर हम बात करें ये बनाया किसने था, तो ये बनाया था वुम्मिडी एथिराजुलू नाम के इंसान थे, एक 1926 में। यहाँ पर आप उनकी पिक्चर भी देख सकते हो। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सिंघोल है, इसकी जो आप बोल सकते हो कि जो इसका स्ट्रक्चर है, वहां पर नंदी जी की इमेज है, बुल की इमेज है। ये जो किस डायनेस्टी का ये जो रिचुअल था, चोला डायनेस्टी का। आपको ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखने हैं। चोला डायनेस्टी, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू जी, इनके जो आर्टिस्ट थे वुम्मिडी एथिराजुलू जी। इसके अलावा अगर आप बात करो कि जो सिंघोल वर्ड है, इसकी डेराइवेशन कहां पर हुई है? सिम्माई वर्ड से। माना जाता है कि तमिल का एक वर्ड है सिम्माई, उसी से इसका नाम रखा गया है, जिसका मतलब है एक्सीलेंस। आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा लास्ट जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, माना जाता है कि इन्होंने ये दिया था। चोला डायनेस्टी मैंने आपको अभी बताया। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर मैंने सभी पॉइंट्स को एक समराइज वे में यहाँ पर लिखा हुआ है। हम बहुत ही क्विक इसमें डिस्कशन करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पार्ट है, जो कि टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने बनाया है। इसके आर्किटेक्ट कौन है? अहमदाबाद के HCP डिजाइन्स के बिमल पटेल। लोकसभा का पीकॉक थीम है, जिसमें 888 सीट्स हैं, लेकिन टोटल ये 1272 सीट्स अगर ज्वाइंट सेशन करेगा तो उसको अकोमोडेट कर सकता है। राज्यसभा का लोटस का थीम है, इंटीरियर का 348 सीट्स है। नई बिल्डिंग में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है, जहां पर इंडियन डेमोक्रेसी की जर्नी को डॉक्यूमेंट किया गया है। 3 गेट है, कौन कौन से? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्मा द्वार। मटेरियल की अगर बात करें तो रेड सैंडस्टोन यूज हुआ है, जो कि ढोलपुर से लाया गया। ग्रेनाइट, जो कि जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर के लखा गांव से लाया गया। वुड जो यूज हुई है वो नागपुर की यूज हुई है। क्राफ्टमैन थे वो मुंबई के थे, जिन्होंने वुडन आर्किटेक्चर डिजाइन किया है।
उत्तर प्रदेश के भदोही वीवर्स ने ट्रेडिशनल हैंड नोटेड कारपेट बनाए हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के थीम के बेस्ड सभी स्टेट्स के जो अलग अलग फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं। इसके अलावा संघोल प्रधानमंत्री जी ने प्लेस किया है। जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनके राइट साइड पे एक स्पेशल एनक्लोजर में नई पार्लियामेंट ट्रायंगुलर एक शेप्ड 4 स्टोरी बिल्डिंग है। एंट्रेंस पे अशोक चक्र है और सत्यमेव जयते वर्ड्स स्टोन्स पर कार्व किए गए हैं। 9500 केजी नेशनल एम्बलम एक नई पार्लियामेंट की टॉप पर है, जिसपे जो लाइन कैपिटल थी अशोका की सारनाथ पर, उसको अडेप्ट किया गया है। ये जो एम्बलम है ये ब्रॉन्ज का बना है, जिसकी 6.5 मीटर हाइट है। इसमें 4 शेर बनाए गए हैं बैक टू बैक, जो आपने देखा होगा सर्कुलर बेकर्स पे हमारे एम्बलम पर। गैलरी है एक शिल्प नाम की, जहां पर टेक्सटाइल इंस्टॉलेशंस की गई है भारत के अलग अलग राज्य से। पोट्री आइटम्स हैं जो कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स की मिट्टी को यूज करके बनाए गए हैं। इसके अलावा शतपथ्य गैलरी है जहां पर आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स इंडिया के डिस्प्ले किए गए हैं, जिसमें अलग अलग राज्य और यूटीज के जो आप बोल सकते हो कि मॉन्यूमेंट्स इसमें डिस्प्ले किए गए, और इसके अलावा योग आसन भी इसमें डिस्प्ले किए गए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो संघोल के रिगार्डिंग एक और मैंने क्लिप लगाई हुई है कि जो संघोल था इससे पहले इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा गया था। तमिल टेक्स्ट इसमें है, और इसके अलावा नॉर्थ में आप बोल सकते हो राज धंधा या धर्म धंधा बोलते हैं, जो कि पावर का एसेंशियल एलिमेंट है जो नई अपॉइंटेड किंग को पास किया जाता है। और संघोल का जो मेंशन है ये कालिदास की एक पोएम है रघुवंशा, वहां पर भी किया गया है, जिसमें रघु डायनेस्टी के राजा का जिक्र किया गया है। कौन कौन से दिलीप राजा से राम राजा तक। इसके अलावा जो संघोल था इसका समुद्रगुप्त के टाइम पे वहां पर जो सिक्के थे उनको भी समुद्रगुप्त को संघोल को पकड़े हुए आप कॉइन्स पर भी देख सकते हो। सभी पॉइंट्स आप नेक्स्ट हम बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी G7 समिट को अटेंड करने के लिए जब जापान गए थे तो वहां पर उन्होंने जो जापान में न्यूक्लियर अटैक की पहली साइट है हिरोशिमा, जहां पर दूसरी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे न्यूक्लियर अटैक हुए थे, वहां पर महात्मा गांधी जी का एक बस्ट अनवील किया है। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो। G7 समिट कहां पर हुई आपने ये भी ध्यान रखना है, जापान में। यहाँ पर मेंशन्ड भी है G7 समिट प्रधानमंत्री मोदी अनवील्स महात्मा गांधी बस्ट पेज फ्लोरल ट्रिब्यूट इन हिरोशिमा। तो आपने ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। जब प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया विजिट पर थे तो सिडनी के एक हैरिस पार्क को नाम उसका बदलकर लिटिल इंडिया के नाम पर रखा गया है। जो सिडनी है, जो वहां पर का हैरिस पार्क है, वहां पर बहुत लार्ज नंबर ऑफ इंडियन कम्युनिटी रहती है, और ये एक बहुत ही यूनिक डेस्टिनेशन इस्टेब्लिश की गई है जहां पर इंडियन क्यूजीन्स और इंडियन ओन्ड बिजनेस आपको देखने में मिल जाएंगी। आगे बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉलिटी के पॉइंट की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रिसेंटली केस में बोला है कि ये खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसेंसुअल डिवोर्स को बिना वेट किए एंड कर सकते हैं अंडर द आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो आर्टिकल 142 क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर न्यूज क्या आपने वो सुननी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो कपल्स जो डिवोर्स लेना चाहते हैं वहां पर सुप्रीम कोर्ट को एक कपल ने अपील किया था कि हमें जो वेटिंग टाइम होता है 6 महीने का वो नहीं करना, उससे पहले ही हमें डिवोर्स दे दिया जाए। तो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आर्टिकल 142 के अंडर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस कपल को डिवोर्स दिया है। आर्टिकल 142 का जो यूज होता है ये एक यूनिक सिचुएशंस में किया जाता है। आर्टिकल 140 उन केसेस से डील करता है जो कि सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, क्रिमिनल सिविल आप बोल सकते हो केसेस में। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज करके उन्होंने इरिवर्टिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को के ग्राउंड पर डिवोर्स उनको दिया है। आर्टिकल 142 की बात करें तो एक यूनिक पावर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, जो कि कंप्लीट जस्टिस के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि कोर्ट खुद आगे बढ़ती है इस आर्टिकल का यूज करके कुछ स्पेशल कंडीशंस में जजमेंट देती है। आर्टिकल 142 की अगर बात करें तो एक यूनिक एक डिस्क्रिटरी पावर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभिलाष टॉमी की, जिन्होंने रिसेंटली मैरीटाइम हिस्ट्री बनाई है।
ये इसके बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। कमांडर अभिलाष टॉमी जो कि इंडियन नेवी के सीजन्ड सेलर हैं, उन्होंने एक ग्लोबल रेस में, गोल्डन ग्लोब रेस में पूरे ग्लोब की सर्कम नेविगेशन को कंप्लीट किया है, जो कि एक बहुत ही डेंजरस और क्रेजी एडवेंचर होता है। इन्होंने ये 236 दिन 14 घंटे 46 मिनट 34 सेकंड्स में ये कंप्लीट किया है, ये आपको ध्यान नहीं रखना। टोटल इन्होंने 26,000 नॉटिकल माइल्स ओवर 48,000 किलोमीटर इसमें कवर किए हैं। गोल्डन ग्लोब रेस की अगर बात करें तो ये अकेली रेस है जहां पर सेलिंग की जाती है, अकेला इंसान करता है विदाउट एनी काइंड ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एड, और किसी भी की हेल्प के अलावा, किसी की हेल्प के बिना। अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो इसके कंडीशन क्या है कि जो सेलर है उसने एक तो हर मेरिडियन को कवर करना है कम से कम एक बार, और जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, उसको 2 बार कम से कम कवर करना है। इसके जो रूल्स हैं रेस के, वो उसमें क्या मेंशन है कि आप अकेले करोगे, नॉन असिस्टेड सर्कम नेविगेशन कंप्लीट करोगे, कोई इंटरनेट का यूज नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ रेडियो वायरलेस सेट यूज करोगे जो कि शॉर्ट रेंज का होगा, सो दैट आप कम्युनिकेट कर सको सी में जब भी आप वॉयज पे हो। कोई भी फैमिली को नहीं कांटेक्ट करना, बिल्कुल अकेले ये सर्कम नेविगेशन की जाती है। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली मणिपुर में काफी अनरेस्ट देखने को मिल रहा है। सो इसके रिगार्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने आर्टिकल 355 के अंडर एक अपनी ड्यूटी मानते हुए, ड्यूटी को प्रैक्टिस करते हुए वहां पर क्या किया है, उसमें कुछ स्टेप्स लिए हैं। तो आर्टिकल 355 के अंडर क्या है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो हर स्टेट को एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाए, सो दैट जो स्टेट है वो संविधान के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चल सके। लेकिन जो होम मिनिस्ट्री, उन्होंने बोला है कि हमने आर्टिकल 355 का इन्वोक नहीं किया। आर्टिकल 355 न्यूज में था, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके लिए क्वेश्चन है कि जो प्रेसिडेंट रूल है किसी भी स्टेट में, वो कौन सी आर्टिकल के अंडर इम्पोज किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसी न्यूज के रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उन्होंने बोला है कि जो मणिपुर में क्राइसिस है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है। मणिपुर में क्या है, जो कुकी कम्युनिटी है और जो मीटी कम्युनिटी है, इनके बीच में काफी अनरेस्ट चल रहा है। वहां पर जो मणिपुर के गवर्नर थे, उन्होंने जो मणिपुर की हाई कोर्ट थी, उन्होंने कुछ शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देने के लिए डायरेक्ट किया था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो शेड्यूल ट्राइब की जो लिस्ट में कुछ भी चेंजेस कर सके। इसके साथ उन्होंने ये भी बोला है कि ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है कि किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का अगर स्टेटस देना हो, तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, ना कि हाई कोर्ट ये पावर एक्सरसाइज कर सकती है। आगे बात करते हैं, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2 नए जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो स्ट्रेंथ है मैक्सिमम 34 हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है फुल स्ट्रेंथ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये दोनों जजेस को ओथ एडमिनिस्टर की है, यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी एडमिनिस्टर कर रहे हैं ओथ टू द सीनियर एडवोकेट KV विश्वनाथन, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट के जज एडमिनिस्टर हुए हैं। दूसरे हैं प्रशांत कुमार मिश्रा जी। अब ये दोनों नए जजेस से के एडमिनिस्ट्रेशन से सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो 34 हो गई है, जो कि इसकी मैक्सिमम सैंक्शनड स्ट्रेंथ है। आगे बात करते हैं, इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इंडिया खुद का एक हीट इंडेक्स लॉन्च करेगा। कौन लॉन्च करेगा इंडिया में? इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD। इसका काम क्या होगा कि जो हीट हैजार्ड है, जो हीट वेव अलर्ट्स हैं, उनको क्वांटिफाई करना। क्वांटिफाई क्या होता है कि क्वांटिटी में उसको मेजर करना। हीट इंडेक्स की अगर बात करें तो हीट इंडेक्स मेजर करता है कि जब ह्यूमिडिटी को कुछ और फैक्टर से हम फैक्टर करते हैं, एयर टेम्परेचर हो गया, कुछ और फिगर्स, तो कोई भी आप एनवायरनमेंट में कितना हॉट फील करते हो। तो ये आपने इस हीट इंडेक्स के बारे में हमें यहाँ पर देखना था। कौन सा देश लॉन्च कर रहा है खुद का हीट इंडेक्स? इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट को विथड्रॉ करने के लिए अनाउंसमेंट की है कि 30 सितंबर के बाद जो 2000 के नोट है वो कंप्लीटली विथड्रॉ हो जाएंगे।
जो भी लोगों के पास अभी 2000 के नोट्स है वो बैंक में जाकर एक्सचेंज करवा सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं। ये जो अनाउंसमेंट है ये क्लीन नोट पॉलिसी के अंडर की गई है। क्लीन नोट पॉलिसी आरबीआई ने 1999 में इंट्रोड्यूस की थी। किसके बारे में? कि जो भी फटे पुराने नोट होते हैं उनके इशू को एड्रेस करने के लिए जो बैंक्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि उन्होंने फटे पुराने नोट है वो कस्टमर को नहीं देने, बल्कि वो नोट आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाने हैं। क्लीन नोट पॉलिसी का यही ऑब्जेक्टिव है कि गुड क्वालिटी करेंसी नोट्स और कॉइन्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करना। आगे हम बात करते हैं 7525 इनिशिएटिव की, जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। इसका क्या एम क्या है कि 25 का जो क्या मतलब है 2025 तक, और 75 का क्या मतलब है कि 75 मिलियन लोगों को हाइपरटेंशन और डायबिटीज के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी बाय द ईयर ऑफ 2025। हाइपरटेंशन को अगर आप बहुत लेमैन लैंग्वेज में, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, लेमैन लैंग्वेज में समझो तो हाई बीपी, तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज के केसेस की स्क्रीनिंग होगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने सशक्त पोर्टल भी लॉन्च किया है जिसके अंदर 40,000 प्राइमरी हेल्थ केयर मेडिकल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी सो दैट वो जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वर्कफ्लोज हैं एनसीडीज के लिए काम कर सके। आगे हम बात करते हैं क्वाड समिट की। 2024 में इंडिया क्वाड समिट होस्ट करेगा। क्वाड को क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसकी फुल फॉर्म है, जिसको इन शॉर्ट हम क्वाड बोलते हैं। क्वाड में 4 मेंबर कंट्रीज इन्वॉल्व है। कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएसए। एम क्या है कि जो देश हैं उनको क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से मिटिगेट करना और जो क्लाइमेट रेजिलियंस है उसको स्ट्रेंथन करना। अगर 2023 की बात करें तो 2023 में क्वाड समिट हुई थी जापान में, लेकिन इनिशियली वो ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल्ड थी। इसके अलावा हम एक और क्वाड समिट इसमें डिस्कस करेंगे, क्वाड ग्रुप वेस्ट एशिया का, अपकमिंग स्लाइड्स में। तो आपने दोनों क्वाड ग्रुप्स में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे हम बात करते हैं परख की। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और परख ने मिलकर पहली नेशनल लेवल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है। परख की फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये एनसीईआरटी के कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट की तरह एक्ट करेगा। काम क्या है कि पीरियोडिक लर्निंग आउटकम टेस्ट कंडक्ट करना, जैसे नेशनल अचीवमेंट सर्वे हो गया, स्टेट अचीवमेंट सर्वे हो गए। तो आपने यहाँ पर बस इतनी ही इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं आईएनएस वागशीर की। तो आईएनएस वागशीर 6th स्कॉर्पियन सबमरीन है प्रोजेक्ट 75 के अंडर। प्रोजेक्ट 75 के अंडर इंडियन नेवी ने कलवरी क्लास की 6 स्कॉर्पियन सबमरीन जो ली थी। ये किसने मैन्युफैक्चर की है? मजगांव डॉक लिमिटेड बॉम्बे की। डिजाइनिंग किसकी है? फ्रेंच नेवल डिफेंस एंड एनर्जी कंपनी डीसीएनएस की। अगर हम 6th आईएनएस की बात करें, 6th नेवल शिप वागशीर की, इसका जो नाम है वो सैंड फिश के नाम पर रखा गया है, जो कि एक डेडली डीप सी प्रेडेटर है इंडियन ओशियन में। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंडर की गई है फ्रॉम द फ्रेंच फर्म नेवल ग्रुप अंडर प्रोग्राम कॉल्ड प्रोजेक्ट 5, जो प्रोजेक्ट 75। इसके अलावा जो पहली 5 जो कलवरी क्लास की जो शिप्स थी वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप एक और चीज ध्यान रखो कि जो कलवरी क्लास है ये क्या है? ये एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स हैं जो कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के पे बेस्ड है, इंडियन नेवी के लिए बनाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो। सो जो पहली 5 प्रोजेक्ट 75 के अंडर वो भी मैंने मेंशन की है, तो कंप्लीट लिस्ट चाहिए। पहली है आईएनएस कलवरी, दूसरी है आईएनएस खंदेरी, तीसरी है आईएनएस करंज, चौथी है आईएनएस वेला, 5th है आईएनएस वगीर और 6th है आईएनएस वागशीर। पहली 3 है के से स्टार्ट होती है, पिछली 3 है वी से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको पता होगा कि हमने प्रोजेक्ट चीता के अंडर नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका से कुछ चीता ट्रांसलोकेट किए थे टू द कुनो नेशनल पार्क इन द मध्य प्रदेश। उसमें कुछ चीता की डेथ हो गई है, तो उसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए कि क्यों हो रहा है, कैसे हम बाकी चीता को बचा सकते हैं, एक कमेटी बनाई गई है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, जिसके चेयरमैन कौन है? राजेश गोपाल जी, जो कि सेक्रेटरी जनरल है ग्लोबल टाइगर फोरम के। इसके अलावा अगर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो कमेटी है ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर बनाई गई है। जो 10 मेंबर्स इनके अलावा और हैं वो कौन कौन से हैं? आर एन मेहरोत्रा जी, इनकी डेजिग्नेशन यहाँ पर दी गई है, पी आर सिन्हा जी, एच एस नेगी जी,
पीके मलिक जी, जीएस रावत जी, इसके अलावा है कमर कुरैशी जी, इनके अलावा है मध्य प्रदेश के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ये आपने ध्यान रखनी। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली इंडिया की कैबिनेट में कुछ रीशफलिंग की गई है। जो किरण रिजिजू जी हैं, जो पहले लॉ मिनिस्टर थे, यूनियन लॉ मिनिस्टर, उनको रिप्लेस कर दिया गया है अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा। अब नए जो यूनियन लॉ मिनिस्टर है वो कौन है? अर्जुन राम मेघवाल जी। जो किरण रिजिजू जी हैं, अब इनको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस दे दिया गया है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सोमालिया नाम का देश ने एक अनाउंसमेंट की है कि वो 2024 में डायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सोमालिया की गवर्नमेंट एंड वहां के मिनिस्टर ने बोला है कि डायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज इंट्रोड्यूस की जाएगी। सबसे पहले जून 2024 में लोकल इलेक्शंस में की जाएगी। उसके बाद ये कैसे इनका ट्रायल रहता है उसके बाद ये डिसाइड करेंगे। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए कि डायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज क्या है, ये आपने पॉलिटी में पढ़ते हो, हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। आगे हम बात करते हैं, इराक ने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट अनवील किया है जिसका नाम है रूट ऑफ डेवलपमेंट, जो कि यूरोप को वेस्ट एशिया से लिंक करेगा। ये $17 बिलियन का एक प्रोजेक्ट है। इससे क्या किया जाएगा? एक रीजनल ट्रांसपोर्टेशन हब बनेगा। जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें रोड एंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा जो कि यूरोप और मिडल ईस्ट को कनेक्ट करेगा। ये 1200 किलोमीटर का एक स्ट्रेच होगा जो कि नदरन बॉर्डर को टर्की के साथ, जो टर्की का नदरन बॉर्डर है उसको गल्फ के साथ कनेक्ट किया करेगा, लिंक करेगा। आगे हम बात करते हैं, उज्बेकिस्तान में रिसेंटली वहां पर उनके प्रेसिडेंट ने एक रेफरेंडम कराया था कि वहां के संविधान को रीराइट करने के लिए, वो वहां पर जीत गए हैं। आपको यहाँ पर क्या रेफरेंडम क्या है उसको जानने से पहले हम एक चीज डिस्कस करते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वो लोकतंत्र होता है जहां पर लोग खुद डायरेक्टली डिसीजन देते हैं थ्रू वेरियस मींस, जैसे कि प्लेबिसिट हो गया, रेफरेंडम हो गया, इनिशिएटिव हो गया एंड राइट टू रिकॉल हो गया। लेकिन जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है वहां पर लोग अपने बिहाफ पर डिसीजन लेने के लिए कुछ लोगों को इलेक्शन से नियुक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में हम एमएलए और एमपीज को इलेक्ट करते हैं हमारे बिहाफ पर डिसीजंस लेने के लिए। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का डिफरेंस है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फर्दर दो टाइप का होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की आप एग्जांपल इंडिया समझ सकते हो जो कि फर्दर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और जो यूएसए है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है लेकिन उसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की अभी आपने एग्जांपल देखी है उज्बेकिस्तान। आगे हम बात करते हैं वॉशिंगटन डिक्लेरेशन की। वॉशिंगटन डिक्लेरेशन की रिसेंटली 70th एनिवर्सरी भी निकल के चुकी है। वॉशिंगटन डिक्लेरेशन है क्या? ये एक यूएसए और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच में एक सिक्योरिटी अलायंस हुई थी। इसके अंदर जो अमेरिकन न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है वो कोरियन पेनिनसुला में रखी जाएगी, वहां पर डिप्लॉय की जाएगी। और एक इसके साथ एक न्यूक्लियर कंसल्टेटिव ग्रुप बनाया जाता है जिसका काम क्या है? ज्वाइंट रिस्पॉन्स टेक्टिक्स के प्रिंसिपल पर काम करना। साउथ कोरिया एक इंटेल रिसीव करता है यूएसए से रिगार्डिंग द न्यूक्लियर एडवांसमेंट, और यूएसए साउथ कोरिया के न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करता है थ्रू द जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड एक एनुअल इंटरगवर्नमेंटल सिमुलेशन होती है। तो आपने ध्यान रखना है 70th एनिवर्सरी पे ये डिक्लेरेशन ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को रीअफर्म किया है। इसका क्या मतलब है कि जो साउथ कोरिया है ये किसी भी टाइप का खुद का इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज नहीं बनाएगा, बल्कि वो फोकस किस पे करेगा? फोकस करेगा डेटरेंस मेजर्स पर थ्रू एन अलायंस बेस्ड अप्रोच। अलायंस बेस्ड अप्रोच है, दोनों मिलकर काम करेंगे साउथ कोरिया और यूएसए। यहाँ पर आपने क्या ध्यान रखना है, एक और पॉइंट, कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो अकेली एक सोल अथॉरिटी है जो कि न्यूक्लियर आर्सेनल को यूज करने के लिए उनके पास पावर है अगर न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन करनी है तो। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली आसियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का एक इनॉग्रेशन सेशन हुआ है साउथ चाइना सी में। इसका क्या इन शॉर्ट नाम है? AIME एम 2023। एम की अगर बात करें तो ये इंडिया आसियन मिलिट्री कोऑपरेशन है। पहली आसियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है
साउथ चाइना सी में। कंट्री की अगर बात करें तो सिंगापुर में भी इसके रिगार्डिंग इवेंट्स हुए थे। यहाँ पर आपने क्या ध्यान रखना है और कि आसियान की कंट्रीज कौन कौन सी है। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ ईस्ट एशिया की पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी, जब पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स थी जो एशिया पैसिफिक की, जब कॉलोनीज को आजादी मिली थी। मेंबर नेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आप निमोनिक भी देख सकते हो, ईटीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस, जिसको यूज करके आप आसियान के मेंबर्स याद रख सकते हो। आगे हम बात करते हैं रिसेंटली आसियान की एनुअल टूरिज्म फोरम जो अनाउंस की गई है, कहां पर होगी? जनवरी 2024 में लाओस में। इसका थीम क्या होगा? क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सस्टेनिंग आसियान फ्यूचर। यहाँ पर आप आसियान के 10 मेंबर्स देख सकते हो, हम रिपीट नहीं करेंगे, हम डिस्कस। आसियान के रिगार्डिंग आपको एक और ध्यान रखनी है कि आसियान की 42nd समिट रिसेंटली हुई थी इंडोनेशिया के लाबुआन बाजो में, जिसका थीम था आसियान अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। आसियान की फाउंडेशन 1967 में हुई थी। ये मेंबर कंट्रीज यहाँ पर रिपीट किए गए हैं, हम रिपीट नहीं करेंगे, कर चुके हैं। आगे हम बात करते हैं नॉर्थ सी समिट की। नॉर्थ सी समिट है ये इन टोटल सेकंड समिट है, हुई कहां पर है? बेल्जियम के सिटी ऑफ ऑस्टेंड में। इसमें 9 यूरोपियन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। कौन कौन सी? बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे एंड यूनाइटेड किंगडम। इसका एम क्या था? बूस्टिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑफशोर विंड टर्बाइंस। जो नॉर्थ सी है वहां पर ऑफशोर विंड टर्बाइंस को लगाकर यूरोप का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी सेंटर बनाना है नॉर्थ सी को। तो ये इसका एम है, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट किया है कि वो नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर को क्रिएट करेंगे, जिसका सेंटर का क्या काम होगा? वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा स्टेक होल्डर्स को दोनों देशों के, कि वो एक साथ आकर काम करें और जो इन्वायरमेंट को डीकार्बोनाइजेशन के लिए जैसे काम करना है, उसमें क्या करेगा? जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है उनकी डीकार्बोनाइजेशन हो गई, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गई, ग्रीन हाइड्रोजन को रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्स की तरह कैसे काम करना है, कैसे यूज करना है, वो चीजें इसमें डिस्कस की जाएंगी। आगे हम बात करते हैं इंडिया और रशिया की। इन्होंने रुपे कार्ड जो इंडिया का है और मीर कार्ड जो रशिया का है, दोनों ने बोला है कि हम इन दोनों कार्ड्स को एक्सेप्ट करेंगे इजी पेमेंट्स के लिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हेसल फ्री पेमेंट्स दोनों कंट्रीज में करने के लिए इंडिया का रुपे कार्ड और रशिया का मीर कार्ड को एक्सेप्ट करने की पॉसिबिलिटी इसमें एक्सप्लोर करेगा। ये जो डिसीजन है ये लिया गया था इंटरनल गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन में, जिसकी मीटिंग हुई थी। आगे हम बात करते हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने मालदीव में कोस्ट गार्ड हार्बर का नींव पत्थर रखा गया है। तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है और मालदीव के डिफेंस मिनिस्टर हैं, दोनों ने नींव पत्थर रखा है। किसके लिए? मालदीव के नेशनल डिफेंस फोर्सेस कोस्ट गार्ड के लिए, जिसका नाम है एकत हार्बर। ये वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रांट इन एड प्रोजेक्ट है इंडिया का, जिसमें इंडिया ने मालदीव के लिए इंडिया हेल्प कर रहा है। आगे हम बात करते हैं अरब लीग की। सो रिसेंटली एक यूनानिमस डिसीजन में अरब लीग में सीरिया को 11 साल की एब्सेंस के बाद दोबारा से एडमिट कर लिया गया है। तो अरब लीग के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि अरब लीग को लीग ऑफ अरब स्टेट्स भी बोला जाता है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल पैन अरब ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सभी अरब देश शामिल है, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इजिप्ट के कायरो में। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 22 मार्च 1945 को अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल को अडॉप्ट करने के बाद। ऑब्जेक्टिव क्या है, काम क्या है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं उनमें आप बोल सकते हो एकता को प्रमोट करना, इसके अलावा उनकी पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करना और एक कॉमन गुड की तरफ काम करना। मेंबर्स की बात करें तो बहुत सारे मेंबर्स हैं। मेन मेंबर्स कौन कौन से? इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, सऊदी अरेबिया, येमेन, पैलेस्टीनियन। इसके अलावा कुछ ऑब्जर्वर मेंबर्स भी हैं, ब्राजील, एरिट्रिया, इंडिया, अर्मीनिया एंड वेनेजुएला। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इसका ऑब्जर्वर मेंबर है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं सितवे पोर्ट की। इंडिया ने रिसेंटली सितवे पोर्ट का जो ऑपरेशन है फॉर्मली स्टार्ट कर दिया है। सितवे पोर्ट कहां पर है?
म्यांमार में, यहाँ पर नेक्स्ट आप स्लाइड में इसका जो मैप भी देखोगे, यहाँ पर जो एक प्रोजेक्ट था इंडिया और म्यांमार को लिंक करने के लिए, कलादन प्रोजेक्ट, इसमें क्या होगा, इंडिया को म्यांमार से बे ऑफ बंगाल के वाया लिंक किया गया है। ये जो प्रोजेक्ट है इंडिया और म्यांमार का जॉइंट प्रोजेक्ट है, जिसके अंडर मल्टी मॉडल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाए जाएंगे सो दैट जो कार्गो की शिपमेंट हो सके भारत के ईस्टर्न पोर्ट से म्यांमार में, और जो भारत का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां से म्यांमार के थ्रू शिपमेंट्स जा सके। अब जब ये कंप्लीट हो गया, ये कोलकाता को सितवे सी पोर्ट से कनेक्ट करेगा जो कि म्यांमार के रखीन स्टेट में है। और बेसिकली अगर बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल के ओवर है। यहाँ पर आप इसका मैप भी देख सकते हो, ये यहाँ पर कोलकाता है, मैं एक मिनट कलर चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर कोलकाता है, यहाँ पर को ये ऐसे कनेक्ट किया जाएगा, ये सितवे पोर्ट है म्यांमार के रखीन स्टेट में, और कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में। तो आपको ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। आगे हम बात करते हैं, सेंटर गवर्नमेंट, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है कि वो ईयू के कार्बन टैक्स प्लान को कैसे काउंटर कर सकती है। सो यूरोपियन यूनियन ने एक डिसीजन लिया था कि वो कार्बन टैक्स इंट्रोड्यूस करेंगे। इसमें क्या होगा कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पे एक टैक्स लगाया जाता है, क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हुआ है एनवायरनमेंट में। लेकिन इंडिया का मानना है कि इससे इंडिया के बहुत सारे एक्सपोर्टर्स का नुकसान होगा, तो इंडिया इस पे काम कर रहा है कि कैसे इसको काउंटर किया जाए। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए काम कर रही है, जिसमें एक मैकेनिज्म होगा प्रोड्यूसर्स से, जो प्रोड्यूसर है अगर जब वो यूरोप में इंपोर्ट करेंगे, सॉरी यूरोप में एक्सपोर्ट करेंगे, तो यूरोप इंपोर्ट के टाइम पे एक टैक्स लगाएगा कि जो भी नॉन ग्रीन टेक्नोलॉजी से आपने प्रोडक्शन की है, उससे ग्रीन हाउस गैसेस आपने एमिशन की, इससे आपको कुछ पे, इसलिए आपको पे करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से इंडिया के मेनली मेटल और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट बहुत हिट होने वाले हैं, तभी ये न्यूज में था। हमने अभी बात की थी कि क्वाड का एक सेकंड ग्रुप हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर वो क्वाड ग्रुप है जो कि गल्फ का है, जिसमें यूएसए, इंडिया, सऊदी अरेबिया और यूएई, ये 4 कंट्रीज शामिल हैं। यहाँ पर बस आपको यही ध्यान रखना है। अगर आपको ये न्यूज पढ़नी है आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ भी सकते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली प्रधानमंत्री जी पोर्ट मॉरिसबी गए थे, जहां पर फिक्की की थर्ड समिट हो रही थी। फिक्की की अगर बात करें तो इसकी लॉन्च किया था इंडिया ने कब, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर 2014 में। फिक्की की फुल फॉर्म क्या है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, जिसका काम क्या है, इंडिया और 14 पैसिफिक आइलैंड नेशंस के बीच में कोऑपरेशन को प्रमोट करना। कौन कौन सी है पैसिफिक आइलैंड नेशंस, कुक आइलैंड्स हो गए, फिजी हो गया, किरिबाती हो गया, मार्शलैंड आइलैंड हो गए, माइक्रोनेशिया, नाउरू, न्यूई, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, पलाऊ और पापुआ न्यू गिनिया, टोंगा, तुवालू एंड वनुआटू। तो अपने ध्यान रखने। आगे हम बात करते हैं 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की, जो कि इंडिया एंड बांग्लादेश ने लॉन्च किया है। इसके अंदर क्या है कि दोनों कंट्रीज के, इंडिया और बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप्स होंगे, जो दोनों एक दूसरे की कंट्रीज में विजिट करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे और अपने बिजनेसेस को इसमें प्रमोट कर सकेंगे। रिसेंटली 10 स्टार्टअप का ग्रुप जो इंडिया आया हुआ था वो बांग्लादेश वापस गया है, उनकी 5 दिन की जो विजिट थी इंडिया में वो कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करते हैं स्टेट न्यूज की। सबसे पहला नॉर्थ ईस्ट है, जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, उसको अपनी फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस मिल गई है। ये जो फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये असम के गुवाहाटी को कनेक्ट करेगी वेस्ट बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी, इसमें इसके साथ। तो आपको बस यही याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, जिसका नाम है मो घर। इसमें क्या होगा कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोग हैं, उनके उन हाउस होल्ड्स को बेनिफिट दिया जाएगा, उनको क्रेडिट लिंक्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी कि वो अपना घर है उसको कंप्लीट कर ले, अगर उनका इनकम्प्लीट है, अगर वो अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो अपग्रेड कर लें। इस स्कीम को जो इस स्कीम की हेल्प से उनको बेसिकली हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। आगे बात करते हैं, रिसेंटली एक मोस्ट इनोवेटिव स्टेट अनाउंस की गई थी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेटिव सर्वे के अंडर
जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया था टू इवेल्युएट द इनोवेशन परफॉर्मेंस इंडिया के सभी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में, जिसमें किसने टॉप किया है? कर्नाटका ने। कर्नाटका के बाद जो सेकंड नंबर पर है वो है यूटी, यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव, और तेलंगाना उसके बाद है तमिलनाडु। तो आपको ये ध्यान रखने हैं कौन इसको रिलीज करता है, सभी चीजें। आगे बात करते हैं बिहान मेला की, जो कि उड़ीसा के कौंध ट्राइब्स वहां पर सेलिब्रेट करते हैं। उन्होंने अपने जो उनके फेस्टिवल्स हैं उसमें बिहान मेला को उसको ऐड किया है। बिहान मेला को सीड फेस्टिवल भी बोला जाता है और इसमें किसान पार्टिसिपेट करते हैं। आगे बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में रिसेंटली 110 साल बाद वहां के कालेसर नेशनल पार्क में एक टाइगर देखा गया है, इसी वजह से ये न्यूज में था। इससे पहले 1913 में टाइगर देखा गया था यहाँ पर। ये जो कालेसर नेशनल पार्क है ये डाक बंगलूज के लिए भी फेमस है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चरल बंगलूज हैं जो कि कॉलोनियल टाइम्स पर बने थे। आगे बात करते हैं केरला की, जो कि भारत की ऐसी पहली राज्य बना है जिसने खुद का इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। इसके अंडर केरला अपनी स्टेट के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग देगा। आगे बात करते हैं भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल की, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में वहां पर बन रही है। मुंबई के अगर बात करें स्पेसिफिकली साउथ मुंबई में, किस किस को ये लिंक करेगी? ये मरीन ड्राइव को बांद्रा वर्ली सी लिंक को कनेक्ट करेगी। यहाँ पर आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं। इसकी 2.07 इसका किलोमीटर लेंथ है, 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो कि सी के अंडर है, तो आपने ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अंजी खाड़ रेल ब्रिज की, जो कि भारत का पहला और हाईएस्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में, जो कि जम्मू कश्मीर के कटरा को रियासी से कनेक्ट करेगा। आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं पंजाब की, जो कि ऐसे पहला राज्य बना है जो कि राइट टू वॉक एनफोर्स करने वाला है। इसके अंडर क्या किया जाएगा कि जो सभी सड़कें हैं, जो रोड ओनिंग एजेंसीज हैं, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो सड़कों पे फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनाए सभी रोड्स में। आगे बात करते हैं एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर की, जो कि पहली बार बना है चंडीगढ़ में। ये पहला हेरिटेज सेंटर है इंडियन एयरफोर्स का, जिसमें इंडियन एयरफोर्स का 1965 की वॉर में, 1971 की वॉर में, कारगिल की वॉर में और बालाकोट एयर स्ट्राइक में जो उन्होंने रोल प्ले किया था, उसको मुराल्स और स्केल मॉडल के थ्रू यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। यहाँ पर आप इसका बोर्ड की पिक्चर भी देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूपी की। यूपी भारत का ऐसे पहला राज्य बना है जहां पर चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड्स बनाए जाएंगे। यूपी के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और लखनऊ की स्मार्ट सिटी ने एक स्कूल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है, जहां पर बच्चों की ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग का ध्यान रखा जाएगा इस डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड के द्वारा। आगे बात करते हैं मेघालय की। मेघालय में इंडिया और बांग्लादेश का 10th लैंड पोर्ट इनॉग्रेट हुआ है, जो कि टू बी प्रिसाइज मेघालय के दाउकी नाम की जगह पर है, जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर में, बांग्लादेश की अगर बात करें तो वहां पर सिलहट डिस्ट्रिक्ट के तामाबील में पड़ता है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये उमनगोत नदी के किनारे पर है, जो कि अपने ट्रांसपेरेंट क्लियर वाटर्स के लिए फेमस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैंडलवुड म्यूजियम की। भारत में पहली बार सैंडलवुड म्यूजियम ओपन हुआ केरला की इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के मारायूर में। मारायूर कंट्री का, इंडिया का अकेला ऐसा सैंडलवुड फॉरेस्ट है जहां पर नेचुरली सैंडलवुड मिलते हैं। नेचुरल सैंडलवुड फॉरेस्ट अगर आपको पूछा जाए देश का कौन सा है, ये अकेला है, तो इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर अभी सैंडलवुड म्यूजियम खोला जाएगा। इस म्यूजियम का एम क्या है कि जो लोग हैं उनको सैंडलवुड के बारे में डिटेल्स देना। इसमें लोगों को सैंडलवुड की हिस्ट्री, जो भी उसके बारे में मिथ एसोसिएटेड है, वहम को जो एसोसिएटेड है, उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, सैंडल प्रोडक्ट जो सैंडलवुड के प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड, हर चीज के बारे में अवेयर किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं भोपाल की, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये इंडिया का पहला शहर ऐसा बना है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रोग्रेस को मेजर करेगा।
आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनका अल्टीमेट टारगेट है 2030, तो इन्हीं का जो प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए एक लोकलाइजेशन अडॉप्ट की गई है भोपाल में। भोपाल अब एक वॉलंटरी लोकल रिव्यूज भी इसमें उन्होंने स्टार्ट किए हैं, जहां पर लोकल गवर्नमेंट की कैपेसिटी और कमिटमेंट को डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा फॉर अचीविंग 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में जो लिकर की बोतल है, जो अल्कोहल की, जो बियर की जैसे बोतल है, विस्की की बोतल है, तो जो लिकर की बोतल है हर बोतल पर काओ सेस लगाया जाएगा 5 रुपए। तो ये हरियाणा की नई एक्साइज पॉलिसी में उन्होंने अनाउंस किया है। इसमें जो फंड जनरेट होंगे वो स्टेट में काउस की वेलफेयर के लिए यूज होंगे, जिसमें गौशाला को गोवर्धन स्कीम के साथ लिंक किया जाएगा और जिसके अंडर बायोगैस प्लांट भी कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की, जो कि इंडिया का पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर गुड गवर्नेंस रेगुलेशंस को अप्रूवल मिली है। इसका पर्पस क्या है रूल्स का, कि जो भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें अकाउंटेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये चीजों को बढ़ावा देना। एक सेपरेट सेल बनाया जाएगा टू एड्रेस द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। सिटीजन्स की, लोगों की कंप्लेंट्स भी रिड्रेस की जाएंगी बहुत स्पीड पर। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक की न्यूज के बारे में। सबसे पहले है चाइना। चाइना अभी जो अपना पहला सिविलियन को भेजने के लिए स्पेस में तैयार है। चाइना अपना पहला सिविलियन एस्ट्रोनॉट भेजेगा स्पेस में, जो कि चाइना के क्रूड मिशन का पार्ट है। जो सिविलियन भेजा जाएगा, कहां पर भेजा जाएगा, चाइना के तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर। अभी तक सभी चाइनीज एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में भेजे गए हैं वो पीपल लिबरेशन आर्मी के पार्ट थे, लेकिन जो अब सिविलियन एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे जिनका नाम है गुई हाइचियो, ये बीजिंग की एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर प्रोफेसर है जो कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को मैनेज करेंगे तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर जब ये अपने मिशन में जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो जो फाइनल मॉड्यूल है टी शेप्ड तियांगोंग का, जिसका नाम है हेवनली प्लेस। ये कोर स्ट्रक्चर से डॉक किया गया था लास्ट ईयर। जब ये कंप्लीट हो गया तियांगोंग, तो उसके बाद माना जा रहा है कि ये लो और अर्थ ऑर्बिट में रहेगा 400 से 450 किलोमीटर की हाइट पर, और 10 साल तक ये रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि हम काफी टाइम से अब अवेयर हैं लोग कि शुगर की कंजम्पशन को रेगुलेट करना है, लेकिन अब टाइम आ गया है कि आपको साल्ट की, जो नमक है, उसकी कंजम्पशन को भी रेगुलेट करना है। या आईसीएमआर के अकॉर्डिंग, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग जो वेज है कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं सॉल्ट को, कि हम कोई जब भी जैसे राइस कुक करना है, जब कोई भी हमने जैसे आटा गूंथना है, डो प्रिपेयर करना है, वहां पर नमक एडिशनल ना करें, अचार वगैरह ना लें। अगर हम बात करें कि जो बच्चे हैं 12 साल की कम उम्र के, उनकी कितनी उनको क्वांटिटी चाहिए, सिर्फ 3 ग्राम नमक चाहिए उनको एक दिन के लिए। डब्ल्यूएचओ ने बोला था कुछ महीने पहले भी कि जो ग्लोबल टारगेट है कि हमने सॉल्ट इनटेक को रिड्यूस करना है बाय 30% बाय द ईयर ऑफ 2025, इससे तो हम बहुत पीछे हैं। सिर्फ 5% डब्ल्यूएचओ की मेंबर स्टेट्स हैं जहां पर मैंडेटरी यानी कि जरूरी और कॉम्प्रिहेंसिव सोडियम रिड्यूसिंग पॉलिसीज हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर कोई इसकी पॉलिसी नहीं है, और इंडिया में प्रोडक्ट्स पर सोडियम की लेबलिंग करना भी अभी तक मैंडेटरी नहीं है। अगर हम हाईली कॉस्ट इफेक्टिव सोडियम रिड्यूसिंग पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेंगे तो हम 2030 तक 7 मिलियन लोगों की, यानी कि 70 लाख लोगों की जो जान है बचा सकेंगे। ये डब्ल्यूएचओ ने इसमें बताया है। यहाँ पर आपको जो ग्लोबल टारगेट है वो भी ध्यान रखना है। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि यूनाइटेड किंगडम, यूके पहला ऐसा देश है, ये सबसे ऊपर है, सबसे फर्स्ट नंबर पर है, जो कि अपने पॉपुलेशन में सॉल्ट कंजप्शन में कम करने के लिए सबसे ज्यादा अभी स्पीड पर काम कर रहा है, या सबसे ऊपर है। आगे हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो न्यूज है साइंस एंड टेक के पोर्शन की, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी की, जिसको 3 पेरेंट आईवीएफ भी बोला जाता है। आईवीएफ की क्या फुल फॉर्म है,
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक्चुअल में क्या है कि 8 साल पहले यूके ने एक अप्रूवल दी थी रिप्रोडक्टिव टेक्निक को, जिसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब 8 सालों के बाद ब्रिटेन के फर्टिलाइजर रेगुलेटर ने बोला है कि इस टेक्निक को यूज करके पहले बेबी को क्रिएट कर दिया गया है। इसमें क्या किया जाता है, 3 लोगों के डीएनए को कंबाइन किया जाता है, 2 तो उनके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं और थर्ड जो डोनर होता है। किया क्या जाता है, जो मदर है जिसका माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव है, उसके जो माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस किया जाता है हेल्दी डोनर के माइटोकॉन्ड्रिया से, और जो स्पर्म है वो बायोलॉजिकल पेरेंट का ही यूज किया जाता है। इसमें एग यूज किया जाता है हेल्दी फीमेल डोनर का। आईवीएफ का एम्ब्रियो यूज किया जाता है जिसमें हार्मफुल म्यूटेशंस थी जो मदर के डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया में थी, उससे बच्चे को पास नहीं होती वो। तो बेसिकली अगर बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट इन्वॉल्वमेंट जो थेरेपी है, इसमें क्या है कि जेनेटिक मटेरियल को मदर के एग से डोनर के एग में ट्रांसफर किया जाता है, उसका जो न्यूक्लियर का डीएनए है वो रिमूव किया जाता है ताकि जो एम्ब्रियो है, जो ऑफस्प्रिंग है, जो बेबी है, उसको माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज से बचाया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया दूसरा ऐसा देश बना है जिसने इस थेरेपी को अप्रूवल दिया है। तो आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर स्टैट बात करें तो ये इसको सेल का पावर हाउस बोला जाता है। आप अपनी एनसीईआरटीज में पढ़ते होंगे। और कोई भी म्यूटेशन अगर माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करती है तो वो एनर्जी हंग्री ऑर्गन को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। आगे बात करते हैं बिग कैच इनिशिएटिव की, जो कि बहुत सारी पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर लॉन्च किया है। अगर इसके पेरेंट बात करें कि लॉन्च की पेरेंट बॉडी कौन सी है, वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, गवी जो कि एक वैक्सीन अलायंस है, इसके साथ साथ इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 और बहुत सारी पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के होस्ट भी इसमें शामिल है। आगे बात करते हैं कि जो बिग कैच इनिशिएटिव है ये कि टारगेटेड ग्लोबल एफर्ट है। टारगेटेड ग्लोबल एफर्ट क्या होता है, जिसमें टारगेट्स फिक्स किए जाते हैं और इसका मेन काम क्या है कि बच्चों में वैक्सीनेशन को बूस्ट करना, बढ़ावा देना। इसके अलावा इसके कुछ और ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कफोर्स को स्ट्रेंथन करना, हेल्थ सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करना, वैक्सीन की डिमांड को बढ़ावा देना, और जो इम्यूनाइजेशन को रिस्टोर करने के लिए कोई भी चैलेंजेस आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको एड्रेस करना। आगे बात करते हैं, रिसेंटली एनटीपीसी ने एनपीसीआईएल के साथ मिलकर एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। जॉइंट वेंचर जो कंपनी है 2 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर प्रोजेक्ट को डेवलप करेगी। कौन कौन सी, एक तो चुटका मध्य प्रदेश एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट और सेकंड माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं ट्रैक इनिशिएटिव की। ये इनिशिएटिव भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स। एम क्या है, गाइडेंस प्रोवाइड करना ऑन द इंटीग्रेटेड प्लानिंग फॉर रिस्पोंडिंग टू एनी रेस्पिरेटरी पैथोजन। कोई भी रेस्पिरेटरी पैथोजन है, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, कोरोना वायरस हो गया, तो उनको एड्रेस करने के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग के पे गाइड करना। तो इसका मेन एम क्या है कि अगर कोविड-19 जैसा आगे कभी पेंडेमिक आता है तो ऑलरेडी कंट्रीज प्रिपेयर हों। आगे बात करते हैं, रिसेंटली एफडीए यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पहला वैक्सीन जो रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस के लिए बना है, जिसका नाम है रेक्सवी, उसको अप्रूवल दिया है। सो अगर बात करें रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस की और आरएसवी जो इसको बोला जाता है, ये बेसिकली माइल्ड कोल्ड लाइक सिम्टम्स क्रिएट करता है। इस वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग की है जीएसके नाम की कंपनी ने। आगे बात करते हैं, इसरो ने एक अनाउंसमेंट की है कि वो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट करेगा, जिसका क्या नाम है, स्टार्ट। उसकी फुल फॉर्म क्या है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। इसके अंदर जो पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है ग्रेजुएशन के, उनको फिजिकल साइंस और टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग दी जाएगी। स्टार्ट प्रोग्राम इसरो के उन एफर्ट्स का पार्ट है जिसमें वो इंडियन स्टूडेंट्स को इनेबल बनाना चाहते हैं कि वो स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में प्रोफेशनल्स बने।
इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने भी अनाउंस किया है कि 2 शॉर्ट कोर्सेज रिमोट सेंसिंग डेटा एक्विजिशन एंड रिमोट सेंसिंग डेटा प्रोसेसिंग, ये जो कोर्सेज हैं ये अगस्त 21 से 1 सितंबर तक एक तो किया जाएगा, मतलब चलेगा, और उसके बाद 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलेगा। जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है उसके अर्थ स्टेशन पर, जो कि हैदराबाद के पास षडनगर नाम की जगह पर है। आगे बात करते हैं, रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने अनाउंस किया है कि एमपॉक्स अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं बचा है। एमपॉक्स, जिसको पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, एमपॉक्स की अगर बात करें तो ये पॉक्स वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें स्मॉल पॉक्स हो गया, जैसे चेचक हो गया, वो भी इंक्लूडेड है पॉक्स वायरस की फैमिली से। एमपॉक्स एक वायरल जूनोटिक डिजीज है जो कि एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर होती है, ट्रांसमिट होती है। पहली बार ये मंकीज में 1958 में ऑब्जर्व की गई थी कोंगो में, और ह्यूमंस में पहली बार 1970 में। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा अब तक का जो इसका आउटब्रेक है वो 2017 में नाइजीरिया में हुआ था। आगे बात करते हैं, नासा रिसेंटली अनाउंस किया है नासा ने कि वो एक स्नेक लाइक रोबोट बना रहा है। इसकी हेल्प से वो सैचुरन के, शनि ग्रह के मून पर लाइफ को डिस्कवर करेगा। तो ईल्स जो है वो एक स्नेक लाइक सेल्फ प्रोपेल्ड रोबोट है, यहाँ पर आप उसकी पिक्चर देख सकते हैं, जिसमें आइडेंटिकल सेगमेंट एक टाइप की सेगमेंट्स होगी, यहाँ पर आप देख सकते हो ना, बिल्कुल एक टाइप की सेगमेंट्स को जोड़कर एक स्नेक लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसमें क्या क्या होगा, एक्चुएशन, प्रपल्शन मैकेनिज्म, पावर, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड रोटेटिंग प्रपल्शन यूनिट है जो कि ट्रैक करेगा, ग्रिपिंग मैकेनिज्म की तरह काम करेगा, प्रोपेलर यूनिट की तरह काम करेगा अंडर वाटर, और रोबोट को इनेबल करेगा कि वो प्लूम विंड एग्जिट एक्सेस कर सके और ओशियन सोर्स में भी फॉलो कर सके, यानी कि पानी से भी वो अफेक्ट ना हो। तो आपको ध्यान रखना है कि ईल्स का काम क्या है, सैचुरन के मून पर लाइफ को डिस्कवर करना, किसका है, नासा का। आगे बात करते हैं, गूगल ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर जो कि आपके बिहाफ पर ईमेल लिख के देगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी कंपनी ने ऐसा फीचर अनाउंस किया है, गूगल ने। आगे बात करते हैं, रिसेंटली इसरो के जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल रॉकेट ने नेविगेशन सैटेलाइट को ट्रांसफर ऑर्बिट में सक्सेसफुली वहां तक ले गया है। इसरो ने NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट को, जिसका वेट है 2232 केजी के अराउंड, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस कर दिया है। जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है जिसने सैटेलाइट को प्लेस किया है। अगर इसकी बात करें NVS-01 सैटेलाइट की, तो ये सैटेलाइट सेकंड जनरेशन का फर्स्ट सैटेलाइट है। इसकी हम डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जो NVS-01 सैटेलाइट है ये सेकंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट की सीरीज का पहला एक सैटेलाइट है जो कि इसरो के युवा राव सैटेलाइट सेंटर ने बनाया है। अभी प्रेजेंटली इंडिया अपना नेविगेशन नाविक है, जो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन वो यूज करता है सिविलियन और डिफेंस नेविगेशन के लिए। NVS सीरीज है जो सैटेलाइट की, ये नेविक को और सस्टेन भी करने में हेल्प करेगा और ऑगमेंट भी करेगा एनहांस्ड फीचर्स के साथ। इसमें L1 बैंड सिग्नल्स भी यूज किए गए हैं सो दैट सर्विसेज को और ज्यादा सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके। पहली बार इसमें इंडिजीनियस एटॉमिक क्लॉक भी इसके साथ जाएगा। आगे हम बात करते हैं लंपी डिजीज की। लंपी डिजीज क्या होती है, ऐसे केटल्स में जैसे नोड्यूल्स आ जाते हैं स्किन पे। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि लंपी डिजीज के फिर से केसेस आने लग गए हैं, तो वैक्सीनेशन को वो और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। लंपी डिजीज की अगर बात करें तो इसको लंपी स्किन डिजीज वायरस के द्वारा ये होती है, जिसको LSD बोला जाता है। केटल्स में होती है ये जो डिजीज है ये केटल्स में मॉस्किटो, फ्लाइज, लाइस और वास्प के थ्रू होती है, जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के। यानी कि अगर कोई भी फूड या वाटर LSDV वायरस से कंटेमिनेट हो, वहां पर मॉस्किटोज, फ्लाइज, लाइस और वास्प आ जाए, उसके बाद वो केटल्स के कांटेक्ट में आ जाए, तो ये डिजीज उनको होती है। इनमें उनको फीवर होता है, स्किन पे ऐसे नोड्यूल्स हो जाते हैं और बहुत ही खतरनाक डिजीज है। अगर बात करें इसका पहला केस कहां पर देखा गया था, जाम्बिया में 1929 में। आगे बात करते हैं, रिसेंटली एक नई टेक्निक इंट्रोड्यूस की गई है जिसमें
कैल्शियम 41 का यूज किया जाएगा रेडियोमेट्रिक डेटिंग के लिए। रेडियोमेट्रिक डेटिंग बेसिकली क्या है कि जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत पुराने फॉसिल प्रोडक्ट्स हैं उनकी इस टेक्निक से उनकी लाइफ असेस की जाती है कि वो कितना पुराना है। हम पहले कार्बन 14 का यूज करते थे, लेकिन अभी इशू क्या है कि जो कार्बन 14 डेटिंग है ये 50,000 साल पुराने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एज डिटरमाइन नहीं कर सकती, क्योंकि जो कार्बन 14 है इसकी हाफ लाइफ कितनी है 5700, लेकिन जो कैल्शियम 41 है इसकी हाफ लाइफ है 99,400 ईयर्स। कार्बन डेटिंग एक वाइडली यूज्ड मेथड है जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स का एज डिटरमाइन किया जाता है कि वो कितना टाइम पहले लिविंग थे। इस मेथड के बेस्ड रेडियो एक्टिव डिके कार्बन 14 का यूज किया जाता है, जो कि कार्बन का एक आइसोटॉप है जिसका एटॉमिक मास है 14। काम कैसे करता है, कार्बन 12 टू कार्बन 14 की जो रेशियो है उसको मेजर करता है एटमॉस्फेयर में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस या फूड कंजम्पशन के थ्रू कार्बन को एटमॉस्फेयर से लिया था। हाफ लाइफ कंसेप्ट क्या है कि जो कार्बन 14 है जिसका जो हाफ लाइफ है यानी कि उतने टाइम में वो अपने रेडियो आइसोटॉप की जो क्वांटिटी है वो आधी हो जाती है। तो कार्बन 14 जो डिके है, जो कार्बन 14 है ये डिके, इसका मतलब कि ये डैमेज होती है, डिके होता है इसका कांस्टेंट रेट पर। तो इसका जो एस्टिमेट है जब लगाया जाता है कि जैसे ही डिके होता होता है इतने सालों में बिल्कुल मर गया, तो इसी का यूज करके हम कार्बन जो रेडियो एक्टिव डेटिंग है वो यूज करते हैं कार्बन 14 को, जिसके लिए अब कैल्शियम 41 को प्रपोज किया गया है। आगे हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल न्यूज की। सबसे पहले है गुजरात, भारत की जो गुजरात स्टेट है इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने के लिए काम कर रहा है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, जो भी हाइड्रोजन रिन्यूएबल सोर्सेज से या नॉन फॉसिल सोर्सेज से प्रोड्यूस होती है उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इससे क्या हेल्प होगी कि जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं उसको डीकार्बोनाइज किया जाएगा, यानी कि उसके जो एमिशंस है वो कम किए जाएंगे। गुजरात का एम है कि वो 2035 तक हर साल 8 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का हर साल प्रोड्यूस करे। तो ये इसका जो एम है, गुजरात ने ये चीज जो अनाउंस की है, इसमें क्या अनाउंस किया है कि हम एक नई पॉलिसी बनाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिसमें जो भी जो ये प्रोडक्शन है ग्रीन हाइड्रोजन की उसको प्रायोरिटी सेक्टर का स्टेटस दिया जाएगा। अब बात करते हैं रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस की। सबसे पहले है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो रिलीज कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम का एक ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग है। इंडिया की अगर रैंकिंग की बात करें 161 है, जो कि पहले से कम हुई है। 2022 में इंडिया की जो रैंकिंग थी 150 थी, लेकिन अब वो कम होकर 161 हुई है। लेकिन अगर बात करें कि फर्स्ट जो इसमें टॉप पर कौन है, इसके टॉप पर है नॉर्वे, जो कि पिछले 7 सालों से लगातार टॉप पर है। उसके बाद है आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड, ये कंट्रीज हैं इनके टॉप पर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स की। सबसे पहले तो जो इंडिया के कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू जी, उनको WHO ऑडिटर की तरह इनकी अपॉइंटमेंट हुई है सेकंड टर्म, यानी कि पहले भी थे। पहले अभी इनकी जो टर्म थी वो कब तक थी 2019 से 23 तक। अब जो नेक्स्ट टर्म है 2024 से 27 तक होगी। ये जो इनकी री इलेक्शन है 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में की गई है, जो कि जिनेवा में हुई थी। इनकी री इलेक्शन की गई है बहुत ही ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से। जो कैग है ये यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स का मेंबर है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, रिसेंटली सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एक अपॉइंट किए गए हैं, क्या उनका क्या नाम है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी, जो कि इस पिक्चर में यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, या हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी और वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी यहाँ पर हैं। इन्होंने भी अटेंड की थी इनकी सेरेमनी। एक्टिंग पहले ये एक्टिंग चीफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे, तो आपको ध्यान रखना है। इससे पहले ये सेक्रेटरी भी रहे हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में। इनका जो टेन्योर है, जो इन्होंने गवर्नमेंट के साथ काम किया है, तब इन्होंने WTO में भी
नेगोशिएशंस में हेल्प की थी एज ए डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। आपको अपनी पॉलिटी की बुक्स में जो विजिलेंस कमिश्नर वाला जो आपका चैप्टर है वो ध्यान से इसको कवर करना है, वो हम यहाँ पर कवर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रेन ऑफ टाइम। आगे बात करते हैं सिद्धरामैया जी की। सो कांग्रेस के लीडर, एक वेटरन लीडर हैं जिन्होंने कर्नाटका के नए चीफ मिनिस्टर की तरह फॉर्मली चार्ज ले लिया है, ओथ ले ली है, तो इनका क्या नाम है, सिद्धरामैया जी। आगे बात करते हैं यूपीएससी के चेयरमैन जो बने हैं नए, मनोज सोनी जी। ये पहले जो थे ये यूपीएससी के मेंबर थे। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि ये अनुपम मिशन के मॉन्क भी हैं, जो कि स्वामी नारायण मूवमेंट की एक ब्रांच है। इन्होंने एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के वाइस चांसलर की तरह भी काम किया है। इसके अलावा ये वाइस चांसलर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के भी रहे थे, जो कि गुजरात में है। सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आगे बात करते हैं अजय बांगा जी की, जो कि पहले इंडियन अमेरिकन और पहले सिख अमेरिकन बने हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के नए नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगे। अभी 2 जून को जो करंट प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के, डेविड मालपास जी, वो रिटायर होंगे और उनके बाद अजय बांगा जी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। आगे बात करते हैं जो नेक्स्ट एलआईसी के चेयरपर्सन और सीईओ की। एलआईसी के चेयरपर्सन और पहले सीईओ अपॉइंट हुए हैं सिद्धार्थ मोहंती जी। ये जो अपॉइंटमेंट है ये गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है जो ये इसको अप्रूव किया है, जिन्होंने इनकी अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया है। ये अगर जब ये 62 ईयर्स के होंगे तब तक ये इनकी पोजीशन इनके पास रहेगी या फिर फर्दर ऑर्डर्स तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं नए सीबीआई डायरेक्टर की, जो कि बने हैं प्रवीण सूद जी। अगर हम सीबीआई की बात करें तो सीबीआई की स्टैब्लिशमेंट हुई थी संथानम कमेटी से, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के अंडर जो संथानम कमेटी बनाई गई थी। सीबीआई एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी है जो कि पीएमओ ऑफिस के अंडर, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांस के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल है, उसके सुपरिटेंडेंस के अंडर काम करती है। आगे बात करते हैं जो ट्विटर है उसके नए सीईओ अपॉइंट हुई हैं मिस लिंडा ये कारिनो। ये प्राइमरीली बिजनेस ऑपरेशंस पर काम करेंगी, लेकिन जो इलॉन मस्क हैं जो पहले इसके सीईओ थे वो प्रोडक्ट डिजाइनर न्यू टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे। आगे बात करते हैं डब्ल्यूएचओ ने 2 गुडविल एम्बेसडर्स अपॉइंट किए हैं रीनी फ्लेमिंग एंड प्रेटी येंडे को। जो रीनी फ्लेमिंग है ये मोस्ट सेलिब्रेटेड सिंगर्स में से एक है और जो प्रेटी येंडे हैं ये भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोप्रानो है जो कि अपनी डेजलिंग परफॉर्मेंसेस के लिए जानी जाती है। आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की। सबसे पहले तो जो अभी कल ही जो 29 मई को जो फाइनल हुआ था आईपीएल 2023 का, उसमें जो विनर रहे हैं, कौन रहे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स। और इन्होंने किसके साथ मैच हुआ था इनका फाइनल, गुजरात टाइटंस के साथ। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आईपीएल 2023 के विनर कौन है। इसके अलावा अगर हम पिछले सालों की बात करें तो 2022 में गुजरात टाइटंस जो इस पर फाइनल्स में हारी है वो विनर थी। 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद थे, 2009 में डेक्कन चार्जर्स थे, राजस्थान रॉयल्स जीते थे 2008 में। उसके अलावा जो कोलकाता नाइट राइडर्स है केकेआर है वो 2012 और 2014 में जीते थे। मुंबई इंडियंस 2013 में, 15 में, 17, 2019 और 2020 इतने बार जीती है। और चेन्नई सुपर किंग्स जो इस बार जीती है वो इससे पहले 2010 में, 11 में, 18, 21 में भी जीत चुकी है। तो आपको सभी पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जो और इसके रिगार्डिंग अवार्ड्स हैं जो आईपीएल के, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो आईपीएल 2023 के जो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन रहे हैं वो रहे हैं यशस्वी जायसवाल। गेम चेंजर ऑफ द सीजन मिला है शुभमन गिल को। इसके अलावा पर्पल कैप मिली है मोहम्मद शमी को 28 विकेट्स लेने के लिए। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थे जो सीजन के वो भी शुभमन गिल रहे हैं। सुपर स्ट्राइकर रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल। इसके अलावा परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन मिला है राशिद खान को। ऑरेंज कैप भी शुभमन गिल को मिली है। फेयर प्ले अवार्ड मिला है दिल्ली कैपिटल्स को। तो आपको ये सभी अवार्ड्स ध्यान रखने हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चैंपियंस कौन है, चेन्नई सुपर किंग्स। आगे हम बात करते हैं जो अजरबैजान में ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप हुई थी, वहां पर मेक्सिको के सर्जियो पेरेज ये विनर रहे। ये टीम रेडबुल से बिलोंग करते हैं। आगे हम बात करते हैं चाइना के पहले मेल वर्ल्ड चेस चैंपियन की।
वो है डींग लिरेन। ये जो चैंपियनशिप हुई थी ये कजाकिस्तान के अस्थाना में हुई थी। इसके बाद है अभी जो ISSF वर्ल्ड कप हुआ था इजिप्ट के कायरो में, वहां पर इंडिया के महराज अहमद खान और गनीमत शेखों, इन दोनों ये जो शूटर्स हैं इंडिया के, इन दोनों ने इंडिया के लिए पहले गोल्ड मेडल जीते हैं। आगे बात करते हैं नीरज चोपड़ा की, जो कि इंडिया के जेवलिन थ्रोअर हैं। इन्होंने रिसेंटली दोहा डायमंड लीग जीती है, जो कि कतर में हुई थी, और इनका थ्रो था 88.67 मीटर का। आगे बात करते हैं अभी रिसेंटली जो स्पेशल ओलंपिक जर्नी टू बर्लिन होने वाली है, उसके एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं आयुष्मान खुराना, जो कि एक्टर हैं इंडियन सिनेमा के। इन्होंने ये ज्वाइन करेंगे इंडियन टीम को फॉर द स्पेशल ओलंपिक जर्नी, और कहाँ तक जाएगी, बर्लिन में। ये इंडियन कंटिजेंट को सपोर्ट करेंगे, जो किसके लिए, जो इंडिविजुअल्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हैं उनको, उनके लिए सपोर्ट करेंगे। आगे बात करते हैं शुभमन गिल की, जो कि पहले ऐसे प्लेयर बने हैं जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में, यानी कि एक ही साल में अपनी सेंचुरी स्कोर की है। कहाँ कहाँ पर, टेस्ट मैच में भी, वनडे इनिंग्स में भी, T20 इनिंग्स में भी, और IPL में भी। तो अकेले ऐसे प्लेयर हैं जो कैलेंडर ईयर में, एक कैलेंडर ईयर में सभी में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। आगे बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, जिसका ऑफिशियली ब्रांड अनवील हुआ है, और पहली बार यहाँ पर फीफा की ट्रॉफी और जो फीफा का ईयर है, दोनों चीजें डिस्प्ले होंगी। 2026 के जो मैच है फीफा के, वो होंगे USA, कनाडा और मेक्सिको में, और ये जो ऑफिशियल ब्रांड है ये लॉस एंजलिस में लॉन्च किया गया है। पहली बार इमेज ऑफ द एक्चुअल ट्रॉफी और टूर्नामेंट होस्टिंग ईयर इस पे डिपिक्ट किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसेंटली 37th नेशनल गेम्स के बारे में। एक अनाउंसमेंट की गई है कि पंजाब का जो मार्शल आर्ट है गतका, जिसकी आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हैं, वो फीचर होगा 2023 के नेशनल गेम्स में। ये जो गतका है, जो मार्शल आर्ट है पंजाब का, जहाँ पर इसमें स्टिक्स यूज की जाती है, शील्ड यूज की जाती है, जो कि ड्राई लेदर से बनाई जाती है। जो नेशनल गेम्स है 2023 की, वो गोवा में होंगी। इसमें जो नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इनके प्रेसिडेंट का आपको नाम भी ध्यान रखना है, कौन है, हरजीत सिंह ग्रेवाल जी। आगे बात करते हैं इंडिया के खेलो इंडिया गेम्स की, जो कि इस बार तमिलनाडु होस्ट करने वाला है। बस आपको सिर्फ स्टेट ही ध्यान रखनी है कि कौन होस्ट करेगा। अब बात करते हैं अवार्ड्स की। सबसे पहले तो अभी जो कांस फेस्टिवल हुआ है, वहां पर जस्टिन ट्रेड ओनली थर्ड वमेन, यानी कि पूरी दुनिया में सिर्फ तीसरी वमेन है जिनको पाल्म डियोर अवार्ड मिला है। आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो। ये फ्रेंच डायरेक्टर है, ये ओनली थर्ड वमेन एवर बनी है जिनको फेस्टिवल का टॉप प्राइज मिला है। और इनको किसके लिए मिला है, एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। ये चीज आपको इनका नाम भी ध्यान रखना है, एनाटॉमी ऑफ द फॉल, ये इनकी कहानी थी, जिनकी डायरेक्टर थी जस्टिन ट्राइड। बस आपको यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर है, ऑनररी MBE, ये जो मिला है किसको, डॉक्टर MN नंद कुमार जी को। ये किंग चार्ल्स III ने उन्होंने उनको ये अवार्ड दिया है। डॉक्टर MN नंद कुमार एक रिनाउंड संस्कृत स्कॉलर है, और भारतीय विद्या भवन सेंटर लंदन में उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। उनको ये अवार्ड मिला है ब्रिटेन में इंडियन क्लासिकल आर्ट्स में, जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो यहाँ पर आप उनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। आगे बात करते हैं भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को मिला है। ये अवार्ड उनको मिला है फॉर हिज डेडिकेटेड एफर्ट्स फॉर क्रिएटिंग अ फियर फ्री उत्तर प्रदेश। आगे बात करते हैं आईफा अवार्ड्स की। आईफा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है दृश्यम 2 को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है R माधवन को रॉकेटरी मूवी के लिए। बेस्ट मेल जो एक्टर का अवार्ड मिला है इन द लीडिंग रोल, वो मिला है ऋतिक रोशन को विक्रम वेदा मूवी के लिए। और फीमेल कैटेगरी में मिला है आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। आगे बात करते हैं रिसेंटली अर्बन लोकल बॉडी कैटेगरी के लिए जो नेशनल वाटर अवार्ड मिले थे, उसमें चंडीगढ़ को फर्स्ट रैंक मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन ने 4th नेशनल अवार्ड डिक्लेयर किए थे। इनका एम क्या है कि सभी स्टेक होल्डर्स को मोटिवेट करने के लिए कि वो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें थ्रू द टू augment the groundwater through the
रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आगे हम बात करते हैं, पहली बार गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा, किसको मिला है? प्रोफेसर जयंत वी नार्लिकर को। प्रोफेसर नार्लिकर को उनकी स्टडी ऑफ द यूनिवर्स के लिए जाना जाता है। ये अवार्ड उनको 2020 में ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया था एएसआई के द्वारा उन इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में काफी अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। आगे हम बात करते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 की, जो मिला है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को फॉर द टाइम शेल्टर। ये बुल्गारिया से बिलोंग करते हैं। ये उनकी बुक है टाइम शेल्टर, उनके लिए मिला है। ये पहली ऐसी बुक थी जो बुल्गारियन में लिखी थी और अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी। आगे बात करते हैं डिफेंस एक्सरसाइजेस की। पहली है बुलंद भारत एक्सरसाइज, जो कि इंडियन आर्मी की है। ये जो एक्सरसाइज है रिसेंटली जो कंडक्ट की गई है, एक इंटीग्रेटेड सर्विलियंस एंड फायर पावर ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। रिसेंटली इसको हाई एल्टीट्यूड आर्टिलरी रेंजेस ईस्टर्न थिएटर में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहां पर कंडक्ट किया गया है। आगे है अजय वॉरियर एक्सरसाइज, जो कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। हुई कहां पर है? यूनाइटेड किंगडम के सेलिसबरी प्लेन्स में। आगे बात करते हैं इंडो थाई कॉर्पेट के 35th एडिशन की, जो कि अंडमान सी में हुआ है। यहाँ पर इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी ने पार्टिसिपेट किया है। ये एक्सरसाइज का एम क्या है? रीइंफोर्स करना मैरीटाइम लिंकेज को दोनों कंट्रीज के बीच में, सो दैट इंडियन ओशियन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। आगे है समुद्र शक्ति, इसका 4th एडिशन हुआ है। ये जो एक्सरसाइज है इंडिया और इंडोनेशिया की बायलैटरल एक्सरसाइज है। इसमें इंडिया की साइड से आईएनएस कवरत्ती ने पार्टिसिपेट किया था। हुई कहां पर है? इंडोनेशिया के बाटम नाम की जगह पर। नेक्स्ट है साउथ कोरिया की एयरफोर्स की सोरिंग ईगल एक्सरसाइज, जो कि कोरिया की बहुत ही लार्ज स्केल पर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। काम क्या है? कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को एनहांस करना और साउथ कोरिया के अपने देश के डिफेंस पोस्चर को भी एनकरेज करना, एनहांस करना। अब बात करते हैं बैंकिंग। आगे बात करते हैं इस कैटेगरी के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज की। सो रिसेंटली इरडाई ने, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, भारत की जो आप बोल सकते हो कि टॉप अथॉरिटी है इंश्योरेंस के फील्ड में, उसने एक नया बंडल्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रपोज किया है, जिसका नाम क्या होगा? बीमा विस्तार। बीमा विस्तार इसका नाम होगा, जिसमें क्या किया जाएगा? सभी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी कवर, जो सभी को एक पॉलिसी के अंडर, अम्ब्रेला पॉलिसी के अंडर कवर किया जाएगा। यानी कि एक पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें सभी टाइप की पॉलिसीज कवर हैं। इसमें इंश्योरर्स हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनको इस चीज की परमिशन भी दी जाएगी कि वो अपनी पॉलिसी में वैल्यू एडेड सर्विसेज भी बेच सके। फॉर एग्जांपल जिम की मेंबरशिप हो गई, योगा की मेंबरशिप हो गई। इसमें एक बीमा सुगम प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा वन स्टॉप शॉप की तरह, जिसमें कस्टमर्स, इंटीग्रेटिंग इंश्योरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स इसमें आप कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि इसमें वमेन के द्वारा जो लीड कैंपेन है वो भी इसमें बनाए जाएंगे, सो दैट जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है उसको हर ग्राम सभा में, यानी कि ग्रास रूट लेवल पर हमने बढ़ावा देना है। ग्राम सभा क्या है? पंचायत का सबसे ग्रास रूट लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें डिजिटल डेथ रजिस्टर को भी लिंक किया जाएगा, सो दैट डेथ के बाद अगर इंश्योरेंस क्लेम कोई कर रहा है, कुछ ही घंटों या कुछ ही दिनों में उनको इंश्योरेंस मिल जाए। इसमें सभी स्टेट्स को इंक्लूड किया जा रहा है कि वो अपनी स्टेट में इंश्योरेंस कमेटीज बनाए और अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स में कवरेज है जो इंश्योरेंस की वो बढ़ाएं। इसमें हाउस होल्ड्स है जो कंट्री में, वो एक अफोर्डेबल सिंगल पॉलिसी ले सकेंगे, जिसमें सभी पॉलिसीज एक ही जगह उनको कवर मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। आगे बात करते हैं, गूगल पे ने रिसेंटली रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। जो गूगल पे है उसके जो रुपे क्रेडिट कार्ड है, उसमें क्या होगा कि जो यूपीआई पेमेंट्स आप करते हैं, हम करते हैं गूगल पे में, यूपीआई पेमेंट्स क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के द्वारा, वो रुपे क्रेडिट कार्ड के द्वारा हम कर सकेंगे। इसके लिए गूगल पे ने किसके साथ एसोसिएशन की है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के साथ, और रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई निकाला है। इसके साथ अब क्या होगा कि यूजर्स अपने रुपे क्रेडिट कार्ड को गूगल पे पे लिंक कर सकेंगे और सभी
सभी ऑनलाइन ऑफलाइन मर्चेंट्स को पे कर सकेंगे, जहां पर भी रुपए क्रेडिट कार्ड वो एक्सेप्ट करेंगे। अभी फिलहाल जो एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, HDFC बैंक, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अभी इन्हीं बैंक्स के लिए ये अवेलेबल है। पेटीएम मनी ने रिसेंटली बॉन्ड इन्वेस्टिंग लॉन्च की है, जो कि एक बहुत ही एडवांस्ड बॉन्ड प्लेटफॉर्म होगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जिसके अंडर इन्वेस्टर्स 3 टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर पाएंगे, एक तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और एक टैक्स फ्री ऑन पेटीएम मनी। इन्वेस्टर्स अपनी सभी इंफॉर्मेशन कूपन वर्सेस यील्ड के रिगार्डिंग, क्लीन प्राइसेस वर्सेस डर्टी प्राइस के रिगार्डिंग, कूपन फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग, कूपन रिकॉर्ड डेट्स के रिगार्डिंग एक ही डैशबोर्ड पे सारी इंफॉर्मेशन वहां पर उनको अवेलेबल करवाई जाएगी। आगे है 100 डेज 100 पेज, ये आरबीआई का एक स्पेशल कैंपेन है, जिसमें जो भी कंट्री के जो हमारे देश के हर जिले में जितने भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, यानी कि जो उनका कोई भी क्लेम जिन्होंने नहीं किया, उसको ट्रेस किया जाएगा और सेटल किया जाएगा। ये 1 जून 2023 यानी कि कल से स्टार्ट होगा। बैंक स्टार्ट करेंगे ट्रेस करना और सेटल करना अपने टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट हर डिस्ट्रिक्ट में। आगे है बैंक क्लिनिक, जो कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन प्लान कर रहा है। इसमें क्या किया जाएगा, बैंक के कस्टमर्स को असिस्ट किया जाएगा ग्रीवांस रिड्रेसल में। ग्रीवांस रिड्रेसल में क्या क्या उनको फैसिलिटीज दी जाएंगी, एक तो उनकी कंप्लेंट्स में उनको असिस्टेंस दी जाएगी, उनको फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, बैंक्स को असिस्ट किया जाएगा उनकी सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए कस्टमर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहां पर वो कोई भी कंसर्न या ग्रीवांस रेज कर सकेंगे। अब बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स की। सबसे पहले है मेड इन इंडिया 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर अमिताभ पंत, जो कि CEO ऑफ नीति आयोग भी रह चुके हैं, उन्होंने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो। आगे बात करते हैं फिरोज वरुण गांधी ने जो बुक लिखी है, द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस। इस बुक में इंडिया के अर्बन स्पेसेस में जो भी चैलेंजेस फेस किए जाते हैं उसके बारे में बात की गई है। अब बात करते हैं मिसलेनियस न्यूज के बारे में। सबसे पहले है ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा के अंडर साइक्लोन मोचा से अफेक्टेड जो म्यांमार है, उसको रिलीफ मटेरियल भेजा है इंडिया ने, इसका नाम रखा है ऑपरेशन करुणा। आगे है ऑपरेशन ध्वस्त, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का है। ये एक नेशन वाइड ऑपरेशन है, जिसमें टेररिस्ट, गैंगस्टर्स और ड्रग स्मगलर्स को टारगेट किया जा रहा है। आगे बात करते हैं, इंडियन आर्मी ने 5 वमेन ऑफिसर्स को इंडक्ट किया है अपनी आर्टिलरी की रेजिमेंट में। जो वमेन ऑफिसर्स है उन्होंने आर्मी की प्रीमियर आर्टिलरी यूनिट को ज्वाइन किया है, जो ट्रेनिंग उनकी कंप्लीट हो गई है चेन्नई में। इसके बाद रिसेंटली आपको पता होगा कि इसी महीने जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका एक रेडियो प्रोग्राम है मन की बात, उसका 100th एपिसोड ब्रॉडकास्ट हुआ। ये जो एपिसोड है ये यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में भी ब्रॉडकास्ट किया गया। यहाँ पर एक बुक भी लॉन्च की गई, कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नाम की, जो कि शशि शेखर वेम्पति जी ने लिखी थी। इसके अलावा यहाँ पर हमने बात की थी कि नेशनल कन्क्लेव भी एक इनॉग्रेट हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। कुछ कॉइन्स भी इसमें स्पेशल कॉइन कमेमोरेट हुए थे, एक स्टैंप भी स्पेशल कमेमोरेट की गई थी। अब बात करते हैं ऑबिचुअरीज की। रिसेंटली एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन रंजीत गुहा जी पास चवे। वो अपनी बुक्स के लिए बहुत जाने जाते हैं। जो उनकी बुक्स है उनमें से एक बहुत फेमस है, एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके ऑथर कौन है, तो रंजीत गुहा जी। आगे बात करते हैं कर्नाटका के एक मृदंगम प्लेयर कराईकुडी मनी जी ही पास अवे। ये बहुत ही एक फेमस आप बोल सकते हो पर्सनैलिटी थे, जिन्होंने कार्नेटिक म्यूजिक को पूरे दुनिया में फेमस किया है। अगर हम बात करें कि ये कौन से इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते थे, मृदंगम को, तो आप ये ध्यान रखना है। आगे है जो हिंदुजा ग्रुप था, उनके जो एल्डेस्ट ब्रदर थे, उनके जो एल्डेस्ट सन थे श्री चंद परमानंद हिंदुजा, ही पास्ट अवे। इसके बाद हम बात करते हैं एयर खलील जी की, जो कि फॉर्मर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी थे और कर्नाटका स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे। उनकी आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, ही पास्ट अवे। नेक्स्ट है मेक्सिको के एक बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर एंटोनियो कार्बजल, ही
पास जब है, ये पहले ऐसे फुटबॉलर थे जो 5 वर्ल्ड कप में फीचर हुए थे। अब इम्पोर्टेंट डेज की बात करते हैं। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। ये जो इनिशिएटिव था इंडिया में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने स्टार्ट किया था। गुजरात एंड महाराष्ट्र डे भी 1 मई को मनाया जाता है। इस दिन बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के द्वारा दोनों स्टेट अलग अलग बनाई गई थी। इसके बाद है वर्ल्ड अस्थमा डे, जो कि 2 मई को सेलिब्रेट किया गया है इस बार। वैसे मई के हर जो पहला मंगलवार आता है उस दिन मनाया जाता है। इसकी सेलिब्रेशन यूएसए बेस्ड एक एनजीओ है, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा की ना, उसने सपोर्ट की थी। इसके बाद है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जो कि 3 मई को मनाया जाता है। इस बार का इसका थीम था शेपिंग द फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। आगे है नेशनल डेंगू डे, जिसका इस बार का थीम था फाइट डेंगू सेव लाइव्स। आगे है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जो कि 17 मई को मनाया जाता है। इस बार का इसका थीम था मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। नेक्स्ट है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, 17 मई को ही मनाया जाता है। इसका थीम था एम्पावरिंग द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, टुगेदर लेट्स मेक 2023 अ ईयर ऑफ प्रोग्रेस फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। आगे है इंटरनेशनल म्यूजियम डे, जो कि 18 मई को मनाया जाता है, टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूजियम्स। इस बार इसका थीम था म्यूजियम्स सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी मनाया जाता है, यूएन ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट से। इस बार का इसका थीम था फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम है, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी टेलीग्राम का लिंक है, जहाँ पर आपको पीडीएफ क्विज आपको मिल जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। See you in the next video. Have a nice day.